नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। कोरोना काल में लंबे समय से स्कूल बंद हुए, लेकिन अब लोगों की लाइफ जो है वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। इस वक्त मैं राजधानी रांची के विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल में मौजूद हूं और मेरे साथ है स्कूल के सेक्रेटरी अभय कुमार मिश्रा। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण रहा उनके लिए कोरोना काल, और इसके साथ ही एक बार फिर से स्कूल खुल गए हैं तो ऐसे में बच्चों को एक बार फिर से पटरी पर लाना कितना चुनौतीपूर्ण है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, हमारा सवाल यही है कि लंबे समय बाद स्कूल खुले हैं तो ऐसे में पुराने तबके में बच्चों को लाना कितना मुश्किल है? देखिए, लंबे समय तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आप पिछले मार्च से गिनेंगी तो करीब 24 महीने विद्यालय बंद रहे हैं जी। और इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई रहा है तो ये शिक्षण संस्थान रहे हैं, विद्यार्थी रहे हैं, शिक्षक वृंद रहे हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी रहे हैं। अब आप ये सोचें कि बच्चे जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे उनको मोबाइल पर या आधुनिक तरीके से पढ़ाना असंभव सा लगता था। किसी के पास तैयारी भी नहीं थी, शिक्षक वृंद के पास भी कोई तैयारी नहीं थी। लोगों ने आनन फानन में लोगों ने इस पर तैयारियां की, किसी तरह से उनको शिक्षा का अलग जगाए रखा। तो अब बच्चे जो आ रहे हैं, आपके दो प्रश्न थे, अब बच्चे जो आ रहे हैं उनकी आप अगर उनसे आप पूछेंगे तो करीब 2 महीने से करे बच्चे तो पहले बार आए थे तो वो रोते हुए आए थे। मैंने पूछा था उनसे, भाई आप इतना दुखी क्यों है? बोले नहीं सर, मैं दुखी नहीं, खुश हूँ। 24 महीने के बाद मैं विद्यालय आई हूँ। तो आप वो खुशी के आंसू थे। तो आप सोचे, शिक्षा का अलख ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा प्रभावित, आर्थिक रूप से, मानसिक वेदना, बच्चों को घर में रहना बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण था। इसे पार किया गया है किसी भी तरह से। शिक्षक लोगों का इसमें बहुत ये रहा है, कहें आप, बहुत उनका प्रयास रहा है जो बच्चों को उन्होंने शिक्षा खुद से दूर ना होने दिया। अब कोरोना तो अभी गया नहीं है। अब वस्तुतः वो विश्व हेल्थ और WHO भी ये नहीं बता पा रहा है कोरोना जाएगा कब, कोरोना है कितना, कोरोना किस प्रकार से प्रभाव है, कितना अब लोगों को नुकसान कर रहा है। तो वस्तुतः अब ये लगता है कि हम सभी को सतर्कता के साथ कोरोना के साथ जीने का एक ढंग सीखना चाहिए और लोग सीख रहे हैं। सतर्कता बरतनी चाहिए, वो बरत रहे हैं। सर, 24 महीने का समय जो था वो काफ़ी लंबा रहा है, तो ऐसे में अब जब बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो अभिभावकों के अंदर भी एक डर है कि बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो सुरक्षित है। तो ऐसे में अगर आपके स्कूल की हम बात करें तो यहाँ बच्चों को किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है ताकि कोरोना जो है वो स्कूल में दस्तक ना दे? देखिए, कोरोना के जो मानक हैं, जितने SOP सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा निर्गत हैं, हमारे विद्यालय में पूर्णतः उसका पालन होता है। और हमने नहीं देखा कि अभिभावकों में भय है। हमारे यहाँ जब पूर्व में विद्यालय कुछ महीने के लिए ही खुला था तो हमारा विद्यालय सर्वप्रथम था पूरे शहर में विद्यालय खोलने वाला, और उपस्थिति आप पहले दिन से ही 60% से दूसरे दिन से 80% के उपस्थिति पे ये विद्यालय चलता रहा है। अभिभावकों में भय ऐसा मुझे नज़र नहीं आता जितना लोग बोलते हैं। आज भी विद्यालय हमारा चल रहा है। आप थोड़े देर के बाद देखें, सिर्फ 2 संकाय के विद्यालय चल रहे हैं, 9वीं और 11वीं। चूँकि 12वीं का अब वो उनका सिलेबस पूर्ण हो चुका है, 10वीं का भी उनकी परीक्षा होगी, तो वो सिर्फ 2 संकाय का चल रहा है। अगले हफ्ते से वो 9 से 12वां का हम चला रहे हैं रिवीजन। तो आप ये सोच लें, अगर आप थोड़े से गेट पर खड़े होकर देख लें, 2 संकाय का भी विद्यालय के 800 बच्चे आज हमारे यहाँ आए हैं। तो ये ठीक है, सतर्कता रखनी है। हम लोगों ने तो सैनिटाइजर टनल भी बना रखा है, सैनिटाइजर पूरे विद्यालय का करते हैं, और हम लोग पूरे एक क्लासरूम को सैनिटाइज करते हैं।
जितने तरह की सरता की है वो हम लोग करते हैं, इसलिए उसमें कोई भय का वातावरण तो है नहीं। सतर्कता और भय में थोड़ा अंतर है। सर, जैसा कि आपने भी कहा कि कोरोना जो है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और इसकी परिकल्पना हम आगे भी नहीं कर सकते कि ये खत्म हो जाए। अगर ऑनलाइन क्लासेस अगर फिर से भविष्य में शुरू हो जाते हैं तो कौन सी वो समस्याएं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में उठानी पड़ी थी जिसको बदलाव आप लोग करना चाहेंगे आने वाले समय में? देखिए, ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो भौतिक कक्षाओं का एक बिल्कुल ही विपरीत है। कभी शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन क्लास से नहीं हो सकती। अब आप कहें हमारे यहाँ धरुण जो तीरंदाजी की कोचिंग होती है सुबह, किस प्रकार से हम ऑनलाइन की कोचिंग करेंगे? जो प्रैक्टिकल्स होते हैं किस प्रकार से ऑनलाइन प्रैक्टिकल करेंगे? वो संभव नहीं है। वो कुछ दिनों के लिए चलना बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन क्लासेस का मैं समर्थक नहीं हूँ, यहाँ तक कि अभिभावक भी उसके समर्थक नहीं है। बिल्कुल सर, ना उसके समर्थक आप हैं ना हम हैं, लेकिन जो समस्या इस वक्त देश में चल रही है, इस समस्या को कब खत्म होगा देश से, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन एक बदलाव जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से होना चाहिए, और जो बदलाव होना चाहिए वो किस तरीके का बदलाव हो, चूँकि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा को और बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस बार 26 जनवरी में ये बातें कही है। तो वो बदलाव कैसा होना चाहिए ताकि ये शिक्षा जो है वो बेहतर हो सके? देखिए, आपका ये जो इस विषय पर जो प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सुझाव हैं वो बिल्कुल सही हैं। मगर हमारे देश में अगर हमने, जैसे अब हमारे विद्यालय में हमने पूर्णतः जूम खरीद के रखा है, ऑनलाइन क्लासेस की जितनी ही भी तकनीकी चीज़ें हैं वो खरीद के रखी हैं, ये हमारे पास हैं, मगर ये अभिभावकों के पास नहीं होती हैं। तो अब अभिभावकों के पास हम उस तकनीकी को वो नहीं कह सकते, आपके पास अच्छी तकनीकी का मोबाइल नहीं है, आपके पास अच्छी तकनीकी का कंप्यूटर नहीं है। हम लोग चेंज हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल आना और जाना, उनके पास भी उतना ही तकनीकी श्रेष्ठ रूप से उनका भी इक्विपमेंट और गैजेट होना चाहिए, तभी चलेगा। तो ये इस पर तो हम चाहते हैं कि सभी अभिभावकों के पास हो, मगर ये हमारे चाहने से नहीं होता, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी खरीदने की क्षमता, एक साधारण सा अच्छा कंप्यूटर 50,000 40,000 में आता है, तो उनकी क्षमता भी तो देखनी पड़ेगी। नेटवर्क है, नेटवर्क का एक अलग है। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, यहाँ से थोड़े देर में हमारे जैसे नेटवर्क की समस्याएं आती थी, दुर्वा के सुदूर में नेटवर्क्स नहीं जाते थे, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने एक जगह जहाँ पर क्लासेस होता था वहाँ पर नेटवर्क अपनी सुविधा लगा के वहाँ क्लास चलाया हमने। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। अब इसको आधुनिकीकरण करने में सिर्फ एक व्यक्ति या एक संस्था नहीं, सामूहिक रूप से ही इसका आधुनिकीकरण हो सकता है। सर, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, 2 साल या 3 साल के बच्चों की, अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल्स जो अब तक नहीं खुले हुए हैं, आपके यहाँ भी नहीं खुले हुए हैं। तो ऐसे बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? चूँकि 2 साल के बाद जो है बच्चों को प्ले स्कूल भेजा जाता है ताकि वो एक्स्ट्रा कुछ सीख सके, लेकिन अभी स्कूल बंद होने की वजह से वो नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, ये समस्या का जो आपने प्रश्न किया है, इसे बोल के मैं नहीं बता सकता। आप बच्चों के दुख को उनके कुछ चीज़ों को देखकर समझेंगी। हमारे यहाँ जो विद्यालय परिसर है, बच्चों के लिए खरगोश है, बच्चों के लिए हंस है, या उनके खेलने की चीज़ें हैं। अरे इस विद्यालय का वो बेचारा खरगोश भी दुखी है। तो ये जो समस्या है, बच्चे बिना विद्यालय आए, बिना अपने झूले पर झूले, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन्हें छोटे बच्चों के लिए झूला है, खेलना है, उन्हें पढ़ना पर ज़्यादा, इन सबों पर ध्यान देना है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, छोटे बच्चे आने चाहिए विद्यालय। छोटे बच्चे लिखना भूल चुके हैं, उन्हें जो कखारा आता था, जो अक्षर माला क नहीं लिख पा रहे, जो सीखे थे वो भी भूल चुके हैं। तो ये क ख जब नहीं सीखेंगे तो छोटे बच्चों पर तो जो बीती है वो उनके माँ बाप ही जानते हैं। और मैं तो धन्यवाद दूंगा सभी माताओं को, क्योंकि स्कूल के शिक्षक मोबाइल में कहते थे या कंप्यूटर से कहते थे क से कबूतर लिखो, तो उनकी माताएं लिखती थी। तो शिक्षा का जागरण तो इस कोरोना काल में, वैश्विक महामारी में
शिक्षक और उनकी माताओं ने जागृत किया और चालू रखा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने अभय कुमार मिश्रा को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर शिक्षा से जुड़ी सभी बातों को हमारे साथ साझा किया, और इसके साथ ही लाइव लगातार भी अपने दर्शकों से अपील करेगा कि शिक्षा जो है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा सीखने की कोई उम्र सीमा जो है वो निर्धारित नहीं होती। ऐसे में कोरोना काल में आप शिक्षा को ग्रहण करिए, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।